प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको वितान भाग 2 में संकलित जो पाठ है अतीत में दबे पाँव उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। यह लेसन काफ़ी बड़ा है। मैं इसका सार आज आपको पढ़ाऊँगा, ध्यान से सुने। अतीत में दबे पाँव ओम थानवी द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत तथा रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने विश्व के अर्थात संसार के 2 सर्वाधिक प्राचीन एवं नियोजित शहरों का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का वर्णन किया है। बच्चों देखो, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र माना जाता है। लेखक के अनुसार हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, मुहरें, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। हड़प्पा के ज़्यादातर जो साक्ष्य जो प्रमाण हैं वो क्या है, रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मोहनजोदड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। यह 200 हेक्टेयर में फैला था तथा इसकी जो आबादी है लगभग 85,000 थी। यह नगर छोटे मोटे टीलों पर आबाद था तथा ये प्राकृतिक नहीं थे। कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। इस शहर की सड़कों व गलियों में अब भी घूमा जा सकता है। यहाँ का सामान यदि देखा जाए तो वो मिलेगा अजायब घरों में। तो यहाँ का जो सामान है वो अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है, परंतु शहर वही है। इस शहर की गलियाँ, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आदि सुंदर नगर योजना की कहानी कहते हैं। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, परंतु यह मोहनजोदड़ो सभ्यता के जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। जो टूटे फूटे टीले हैं, जो जीर्ण टीले हैं, उन पर यह बना है। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की तो उन्हें यहाँ ईसा पूर्व के निशान मिले। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ और भारत दुनिया की प्राचीन सभ्यता का दावेदार हो गया। लेखक सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचा था। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। सर्दी के मौसम में भी यहाँ धूप जो है वो बड़ी कड़ी थी। यहाँ की धूप चौंधियाती थी कि आंखें उससे चौंधिया जाती थी तथा राजस्थान की धूप पारदर्शी है। तस्वीर उतारते वक्त यदि कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाए गए तो तस्वीरों के रंग उड़े हुए दिखाई देते हैं। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पश्चिम में है। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। केवल अनुष्ठानिक महाकुंड अपने मूल स्वरूप में बचा है और जो शेष इमारतें जो हैं वो आज उजड़ी हुई हैं। यहाँ का जो नगर नियोजन है वो बेमिसाल है। अधिकांश जो सड़कें यहाँ की वो सीधी हैं या आड़ी हैं। इसे वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। ग्रिड प्लान कहते हैं या ग्रिड शैली इसे कहा जाता है। आजकल की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में नियोजन तो मिलता है, परंतु वह रहन सहन को नीरस बनाता है।
बच्चों उदाहरण देखें, ब्रासीलिया, चंडीगढ़ या जो इस्लामाबाद, जो ये नगर हैं, बसे हैं, ये ग्रिड शैली के शहर हैं, परंतु इनमें स्वयं विकसने की क्षमता इनमें नहीं है। इस नगर में स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़, उसके सामने उच्च वर्ग की बस्ती तथा इसके दक्षिण में कामगारों की बस्तियां हैं, कि जो मजदूर लोग रहते हैं, जो कामगार मजदूर हैं, उनकी बस्तियां बसी हुई है। स्तूप के टीले के दाईं ओर एक गली है, उसके आगे महाकुंड है। संभवतः यह सामूहिक स्नान का स्थान था। बच्चों, यह कुंड लगभग 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा तथा 7 फुट गहरा है। उत्तर एवं दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। 3 और साधुओं के जो कमरे, जो कक्ष हैं, वो बने हुए हैं और उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर हैं। इनमें से किसी का दरवाज़ा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। ये बहुत बड़ी विशेषता है। यह एक सिद्ध वास्तुकला का नमूना है। कुंड पक्की ईंटों से बनाया गया है। कुंड से पानी के रिसाव को रोकने का प्रबंध भी है। इसके साथ ही पानी को बाहर निकालने के लिए बनी हुई नालियाँ बनी हैं, वो भी ढकी हुई हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित प्रबंध इससे पूर्व इतिहास में नहीं मिलता। यहाँ एक विशाल कोठार भी है, जिसमें संभवतः अनाज जमा किया जाता था। इसी प्रकार का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु काल में व्यापार के साथ साथ उन्नत खेती भी होती थी। यहाँ के लोग कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की खेती करते थे। इसके भी पुख्ता प्रमाण मिले हैं, पक्के सबूत इसमें मिले हैं। सन 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए तो उन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान मौजूद हैं। फलस्वरूप उन्हीं के प्रयासों से खोज प्रारंभ हुई और इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया है, उनके बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। यद्यपि मोहनजोदड़ो में सब कुछ देखा जाए आज खंडहरों में बदल चुका है, किंतु इन खंडहरों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ सभी घर ईंट के बने हुए हैं। घरों की दीवारें मोटी हैं। मोटी दीवारों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। इन घरों के सामने की दीवार में केवल एक प्रवेश द्वार है, कोई खिड़की नहीं है। जो मकान बने हुए हैं उनमें कोई खिड़कियां देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर एक दाढ़ी वाले, जिसको कि याजक नरेश कहा जाता था, उसकी मूर्ति भी प्राप्त हुई है। एक घर में कुछ कंकाल भी मिले थे। इसके अतिरिक्त जो प्रसिद्ध डांसर, नर्तकी शिल्प की खुदाई में वो मिले हैं, जिसको खुदाई की गई थी उसमें नर्तकी, उसके चिन्ह भी इसमें मिले हैं। एक उपासना केंद्र भी खंडहर में मिला है। उपासना जहाँ पूजा पाठ किया जाता है, तो वो भी खंडहर में मिला है। यहाँ के घरों में स्नान घर भी मिले हैं। कुएं बस्ती के बाहर हैं। इससे लगता है कि कुएं सामूहिक थे। मोहनजोदड़ो में कुआं के अतिरिक्त सब कुछ चौकोर या आयताकार लगता है। यहाँ कुओं की जो संख्या लगभग 700 कुएं यहाँ पर मिले हैं। नगर योजना, बस्तियाँ, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरें, चौपड़ का खेल, गोटियाँ, तोलने के बाट आदि भी सब यहाँ खुदाई में मिले हैं। यहाँ सभी घर सुनियोजित ढंग से बने हुए, सिस्टेमेटिक ढंग से यहाँ पर वो बनाए गए हैं। बड़े घरों के कमरे भी छोटे छोटे होते थे, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ की आबादी अधिक रही होगी। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के चिन्ह हैं, पर सीढ़ियाँ नहीं हैं। संभवतः लकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता होगा, ऐसा माना जाता है, ऐसी संभावना की जाती है। हाँ, कुछ घरों में बाहर की ओर सीढ़ियों के संकेत हैं, परंतु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मोहनजोदड़ो में खिड़कियों या दरवाज़ों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। लगता है शायद उस समय इतनी कड़ी धूप न पड़ती हो।
मोहनजोदड़ो की मोहरों पर, जो यहाँ मोहरें खुदाई में मिली हैं, उन पर शेर, हाथी या गैंडा पशु मिलते हैं जो जंगल में ही हो सकते हैं, रेगिस्तान में नहीं। इसलिए यह जल संस्कृति, क्योंकि कुएं मिले हैं और जो ये शेर, हाथी, गैंडा ये मिले हैं, ये बिना पानी के नहीं रह सकते, तो इसलिए इसको जल संस्कृति भी हम कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो का अजायब घर छोटा ही है, जो मोहनजोदड़ो का जो अजायब घर है वो छोटा ही है, जो म्यूज़ियम है वो छोटा ही है, सामान अधिक नहीं है, क्योंकि मुख्य चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। अजायब घर में काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरें, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तौल के पत्थर, तांबे का आयना, मिट्टी की बैलगाड़ियाँ और दूसरे खिलौने। 2 पाटन वाली चक्की भी मिली है। इनके अलावा कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे मनकों, मन कहते मोती वाले हार और पत्थर के औजार रखे गए हैं। परंतु अजायब घर में कोई हथियार नहीं है। इनके अतिरिक्त भी अजायब घर में अनेक वस्तुएं हैं जो उसे एक कला सिद्ध, तकनीक सिद्ध, सभ्यता सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। वास्तव में सिंधु घाटी की सभ्यता का सौंदर्य बोध राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। यद्यपि अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव के, क्योंकि पानी रिसता था, तो जो सिंधु नदी थी, सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है। मोहनजोदड़ो देखा जाए तो अत्यंत ही प्राचीन शहर यहाँ का माना गया है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व का यह शहर बना हुआ था और मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना भी अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। परंतु यह तो स्पष्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक उन्नत और विकसित सभ्यता थी। खेती पर आधारित इस सभ्यता ने बहुत विकास किया और एक दिन स्वयं ही मिट गई। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आप लोगों को इस पाठ का सार संक्षिप्त रूप में पढ़ाया। आप अपनी जो पुस्तक है उसको लेना और उसको पूर्ण रूप से पढ़ना, क्योंकि अब आगे जो पेपर आएगा, आगे होने वाला, उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। तो एक एक पंक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ना, हाथ में पेंसिल रखना, कोई ज़रूरी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आए उसको अंडरलाइन करते चले जाना, वो तुम्हारे बड़े काम आएगी। धन्यवाद।